लहरों को साहिल की दरकरार नहीं होती, हौसले बुलंद है तो कोई दीवार नहीं होती। कि लहरों को साहिल की दरकरार नहीं होती, हौसले बुलंद है तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों को कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। मां भारती के लाडलो, आप सभी का गुरुकुल आर्मी टीम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हां, आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। जुड़ जाइए एक बार सभी दोस्त बिना किसी देरी के, और करते हैं क्लास का आगाज जल्द ही। जुड़ जाइए एक बार सभी बच्चे। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, अपना जीत बेच कंटिन्यूसली जारी है। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। क्लास का आगाज करते हैं जल्दी। जी हां, आज की क्लास का आगाज करते हैं उससे पहले कि आज का पहला पर्सन, जी हां, आज का पहला पर्सन है कि डिजिटल भुगतान में भारत का स्थान कौन सा है। कि डिजिटल भुगतान में भारत का स्थान कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। छाप दीजिए एक बार, पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए। जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, जो आपको नहीं आता हो, एक बार उतार लीजिए, क्योंकि आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। जी हां, आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो। जी हां, बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार, डिजिटल भुगतान में भारत का स्थान कौन सा है। तीसरा, चौथा, दूसरा या पहला, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। और जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया, एक बार शेयर जरूर कर दे। जी हां, बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार राइट आंसर कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, आपका राइट आंसर है। जिस डिजिटल भुगतान में भारत का स्थान कौन सा है, पहला है। ठीक है, 2022 में जब यह आंकलन किया गया तो इंडिया में कितना था। इंडिया में जो राशि थी, वो राशि कितनी थी, 89.5 मिलियन। 89.5 मिलियन पेमेंट ट्रांजेक्शन ऑनलाइन किया गया था इंडिया से। ठीक है जी गुरुजी, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न कि प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव कहां आयोजित हुआ। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव कहां आयोजित हुआ। भुवनेश्वर, अहमदाबाद, जयपुर या कलकत्ता। चार ऑप्शन आपके सामने, सब्जेक्ट कमेंट सेक्शन में। जी हां, साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, जी हां, भुवनेश्वर उड़ीसा। कहां, भुवनेश्वर उड़ीसा में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित हुआ। और जो संस्था थी वो कौन सी थी, कलिंग समाज विज्ञान। कौन सी थी, कलिंग समाज विज्ञान। कलिंग समाज विज्ञान संस्था थी। कलिंग समाज विज्ञान संस्था थी जिसके द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। ठीक है जी गुरुजी, जिसमें पीएम मोदी ने खुद ने इनकी सराहना की थी, जो प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव था उसकी। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। मालदीव, लक्षद्वीप, मेडागास्कर या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी हां, बिल्कुल, छाप दिए एक बार राइट आंसर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जी हां, इसका राइट आंसर होगा मेडागास्कर, जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। जी हां, जिसकी जो क्षेत्रफल है वह कौन कितना है, 2,26,000। कितना है, 2,26,568 के लगभग, या 568 से 58 तक दे रखा है। कहीं में कहीं कितना है, कितना है, 2,26,658, 658 वर्ग मील जो क्षेत्रफल है इसका,
जो सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप। ठीक है जी गुरुजी। और मालदीव है जो सबसे छोटा हिंद महासागर का द्वीप है। मालदीव कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप और एशिया का भी। ठीक है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। 2,26,658 वर्ग मील में फैला हुआ है। दूसरा मालदीव है जो सबसे छोटा हिंद महासागर का तथा एशिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा है? मालदीव। ठीक है जी गुरुजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की जो सबसे खारे पानी की झील है वह कौन सी है? कैस्पियन झील, पिछोला झील, वुलर झील या जयसमंद झील? साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। विश्व की जो सबसे खारे पानी की झील है वह है कैस्पियन सागर झील। ठीक है। दूसरी बात, और जो सबसे बड़ी है तो, और अगर सीधी खारी झील पूछे जाए आपको कि सबसे खारी झील कौन सी है तो डोन वुहान। कौन सी है? डोन हुआन है जो सबसे खारी झील है। विश्व की जो सबसे खारी झील है वह है डोन हुआन है जो सबसे खारी झील है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह है कैस्पियन सागर झील। ठीक है जी हाँ। दूसरी बात, वुलर झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की जो सबसे बड़ी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है जी गुरु जी। पिछोला झील है जो कि उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील है जो कि उदयपुर में स्थित है। ठीक है जी गुरु जी। वुलूर झील है जो जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की है। अगर इसे देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी है और एशिया की भी देखा जाए तो इससे दूसरी। एशिया की कौन सी है? एशिया की दूसरी सबसे मीठे पानी की झील है। दूसरी सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक है। पिछला झील कहां है? उदयपुर में स्थित है। जयसमंद है। जयसमंद है जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। एशिया की एशिया की दूसरी सबसे कृत्रिम यानी बनाई हुई झील है। ठीक है। साथ में उतारती जाइए, साथ में नोट्स बनाते जाइए। जी हाँ। जयसमंद झील है जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है। इसका नाम दूसरा भी है, वो डेबर झील भी बोलते हैं इसको। डेबर झील भी बोलते हैं। ठीक है। साथ में उतारते जाइए कि कैस्पियन सागर जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे खारी झील है वो डोनमुहान है। पिछोला झील जो उदयपुर में स्थित है। वुल्लर झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तथा एशिया की दूसरी सबसे मीठी पानी की झील है। ठीक है। जयसमंद झील है जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इसका दूसरा नाम डेबर झील है। ठीक है। लिख लिया? जी हाँ, साथ में लिखते जाइए। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेगा गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? कि मेगा गर्जन है जो वायुमंडल की किस परत में होता है? ठीक है। चार ऑप्शंस आपके सामने, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल। साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेगा गर्जन है वह क्षोभ मंडल में होता है। वातावरणीय जो भी परिवर्तन होते हैं, आंधियां आती है, सही मेघ गर्जन होता है, वो सारा का सारा क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है। दूसरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला है वो होता है आपका ओजोन परत। ठीक है जी गुरु जी। कौन सा होता है? ओजोन परत का। तो ओजोन परत है वह किस मंडल में स्थित होती है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है। तो ओजोन मंडल होती है हमेशा समताप मंडल में। ठीक है जी गुरु जी। जी। सौर मंडल जो लगभग 16 किलोमीटर तक नीचे से होती है। ठीक है जी गुरु जी। सौर मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये इनका क्रम रहता है। ठीक है जी गुरु जी। आगे की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, कि संसार है उसका सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ठीक है जी गुरु जी। थार का मरुस्थल,
गोबी मरुस्थल, रण मरुस्थल या सहारा मरुस्थल? आप दीजिए कमेंट सेशन में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, बहुत ही महत्वपूर्ण। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है जी गुरु जी। थार का मरुस्थल है जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल है जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है जी गुरु जी। अब बात करते हैं गोबी मरुस्थल की। गोबी मरुस्थल कहां है? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर किसका आता है। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, चीन व मंगोलिया में स्थित मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल। ठीक है जी गुरु जी। अब बात है गोबी मरुस्थल की। ये ठंडे रेगिस्तान में से एक है। ठीक है, ये ठंडा रेगिस्तान, एकमात्र ऐसा है रेगिस्तान है जो ठंडा भी रहता है। ठीक है, ठंडा मरुस्थल भी बोलते हैं इसको, जिसका टेम्परेचर कभी कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और अधिकतम होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए। ठीक है जी गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। साथ में नोट्स बनाते जाइए, जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको उनको बताते हैं वो एक बार साथ में रफ कॉपी या फिर कॉपी में उतारते जाइए। जी हाँ, अगला क्वेश्चन कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन निर्धारित करता है? कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है या कौन बताता है? जी हाँ, छाप जी एक बार कमेंट सेशन में कि लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? साफ दीजिए कमेंट सेशन में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन निर्धारित करता है? अति महत्वपूर्ण। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, जी हां, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष जो निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है जी गुरु जी। राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या, जो ईयर होती है वो 6 साल तक इनकी होती है। ठीक है, कार्यकाल। ठीक है, कितना होता है? 6 साल का कार्यकाल होता है। राज्य लोकसभा को जो होता है वो होता है 5 साल का। ठीक है जी गुरु जी। जो राज्यसभा का जो मेन लीडर होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, और लोकसभा का होता है अध्यक्ष। ठीक है जी गुरु जी। बात आती है फिर प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री की से पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा होता है वो क्वेश्चन होता है 25 उम्र की। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? न्यूनतम उम्र, न्यूनतम उम्र पूछी जाती है। ठीक है, तो न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 ईयर। तो 25 साल का अगर कोई इंसान है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकसभा के लिए कितनी ईयर होती है? 25। ठीक है, राज्यसभा के लिए होती है 30। ठीक है जी गुरु जी। प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी, जो कितने नंबर के राष्ट्र प्रधानमंत्री है? ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला है कि क्रम इनका बहुत बार पूछा जाता है। प्रधानमंत्री कितने नंबर के? 15। राष्ट्रपति कितने के? 15। द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की है? 15वें नंबर की। नरेंद्र मोदी 15वें नंबर की। उपराष्ट्रपति कितने नंबर का है? 14वें नंबर का। ठीक है, याद रखना जी, बिग धनखड़। ठीक है, बात आती है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति वाले की। इसमें भी कितना क्रम का है? ये भी 15 नंबर का। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। ईयर कितनी चाहिए? 35। ठीक है जी गुरु जी। साथ में नोट्स बनाते जाइए, उतार लीजिए जो एक्स्ट्रा आपको लाइन बताती है। अगर आप पहले रफ कॉपी में उतारते हो उसके बाद फिर कॉपी में उतारते हो तो वो आपके लिए अच्छा होगा, ताकि वो रिपीट वापस होगा। जितना लिखोगे उतना ही आपको याद रहेगा। ठीक है जी गुरु जी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला कहां स्थित है? रूस, जापान या भारत या ऑस्ट्रेलिया? साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला कहां स्थित है? रूस, जापान, भारत या ऑस्ट्रेलिया? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला कहां स्थित है? जो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी पर्वतमाला है कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला, सबसे बड़ी पर्वतमाला।
ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, ठीक है जी जी। और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी गैर समुद्री पर्वतमाला, दुनिया की तीसरी। गैर समुद्री पर्वतमाला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है तथा दुनिया की तीसरी सबसे लंबी गैर समुद्री पर्वतमाला है, ठीक है, तीसरी सबसे लंबी, ठीक है जी गुरु जी। साथ में उतारते जाइए नोट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जी हाँ जी बिल्कुल। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जी हाँ। अगला क्वेश्चन है कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है, कि स्वाइन फ्लू जो बीमारी है वह किससे फैलती है? H1N1, HIV, H2N2 या इनमें से कोई नहीं? साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, स्वाइन फ्लू बीमारी है जो बहुत घातक थी, जिसका जो विषाणु है वह है H1N1, ठीक है। दूसरी बात HIV, HIV क्या है? जी बिल्कुल, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या वायरस, ठीक है। HIV का बहुत बार फुल फॉर्म पूछा गया, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, या वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है जो HIV का, जो कौन सा कारक है? जो एड्स का, ठीक है जी गुरु जी, एड्स का कारक है, ठीक है जी गुरु जी। जो CD4 कोशिकाएं होती है, कौन सी होती है? जो शरीर में CD4 सेल्स होती है, CD4 सेल्स में जाकर, जैसे ये वायरस HIV वायरस बनता है, तो CD4 सेल्स में जाकर इन पे अटैक कर लेता है या अपना कब्जा कर लेता है, और जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र है उस पर वापस इफेक्ट पड़ता है और शरीर को कमजोर करने का कार्य करता है, ठीक है जी गुरु जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी, कि आईने अकबरी जो पुस्तक है वह किसने लिखी थी? साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। साफ दीजिए एक बार राइट आंसर। आईने अकबरी, वाल्मीकि, अबुल फजल, कालिदास, गुलजार। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, आईने अकबरी है वो अबुल फजल द्वारा लिखित है, ठीक है। दूसरी बात आई वाल्मीकि, तो वाल्मीकि ने रचना किसकी थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, रामायण की रचना किसने की थी? रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी, ठीक है। दूसरी बात, इसके एक और जो इसमें श्लोक थे वो कितने थे? 24,000। कितने थे? 24,000 श्लोक थे, ठीक है। दूसरी बात, इसमें सर्ग कितने थे? रामायण में सर्ग कितने थे? सर्ग, या इसे अपन कांड भी बोल सकते हैं, कि कितने थे? 7। याद रखने वाला है, साथ में उतारते जाइए एक बार। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी जिसमें 24,000 श्लोक थे, ठीक है जी गुरु जी, तथा 7 सर्ग या कांड थे इसमें, ठीक है। बात आती है कालिदास की, तो कालिदास है, उन्होंने 3 नाटक प्रस्तुत किए थे जो मैं लिखी थे। उनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था नाटक, वो नाटक कौन सा था? 3 नाटक लिखे थे जो प्रसिद्ध थे, जिनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम जो सबसे इंपोर्टेंट था, ठीक है। 3 नाटकों में से सबसे ज्यादा था। और मालविगिनी मित्रम, कौन सा था? मालविगिनी मित्रम, मालविगिनी मित्रम, ये भी
इंपोर्टेंट था। ठीक है, इनके 3 नाटकों में से ये 2 नाटक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा कंपटीशन एग्जाम हो। और इसके दो जो काव्य है, कालिदास के 2 काव्य हैं, वो भी बहुत चर्चित है। कौन कौन से 2 काव्य हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अभी एमटीएस में भी पूछा गया था। तो 2 काव्य कौन सा था? एक तो रघुवंशम, कौन सा था? एक तो रघुवंशम, रघुवंशम सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अभी अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन था, कौन सा था? रघुवंशम। और एक बार यह भी दूसरा पूछा जाए, वह था कुमार संभवम। ठीक है, 2 काव्य कौन सा? एक तो रघुवंशम हो गया, दूसरा है कुमार संभवम हो गया। ठीक है जी गुरु जी। दूसरी बात, 2 खंड और इसके प्रसिद्ध है। 2 खंड और इनके चर्चित रहते हैं। सबसे ज्यादा फेमस है वह है मेघदूत और ऋतु सहार। कौन कौन से हैं? मेघदूत और एक है ऋतु सहार। ठीक है, दूसरी बात, इनके लग जो 2 काव्य है, उन दोनों काव्य में लास्ट में मैं हलंत है, ये याद रखना अगर मैं से आपको याद रहे तो, क्योंकि 2 काव्य रघुवंशम और कुमार संभवम दोनों काव्य हैं। 3 इनके नाटक है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो कौन से हैं? अभिज्ञानम शाकुंतलम और मालविनी मित्रम। ठीक है, 2 खंड कौन कौन से? मेघदूत और ऋतु सहार। ठीक है जी गुरु जी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई? कि आर्य समाज है उसकी स्थापना कब की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। 1875, 1975, 1870 या 1675? साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, 10 अप्रैल 1875। कब था? 10 अप्रैल 1875। ठीक है जी गुरु जी। कि जो आर्य समाज की स्थापना हुआ किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने। ठीक है, दूसरी बात, कई कई बार यह सा भी पूछा गया था कि स्वामी दयानंद ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना तो की थी, पर वो की थी किसके प्रेरणा से? कि किसकी प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी? वो स्वामी कौन थे? वो स्वामी विरजानंद थे। कौन थे? स्वामी विरजानंद। कौन थे? स्वामी विरजानंद, जो कहां के थे? मथुरा के। कहां के थे? मथुरा के स्वामी विरजानंद थे, जिनकी प्रेरणा से 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, छाप लीजिए एक बार जी गुरु जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तांबे की परत का, जिंक की परत का, सिल्वर की परत का या एल्यूमिनियम की परत का? छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी हां, अगर लोहे पर जंग लग जाता है, चाहे बारिश की वजह से या किसी की वजह से अगर जंग लग जाता है, तो उस जंग को बचाने के लिए एक परत चढ़ाई जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जी हां, और जो परत होती है जिंक की। ठीक है जी गुरु जी, अति महत्वपूर्ण, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? कि जो प्राकृतिक रबर है वह किसका बहुलक है? ठीक है, आइसोप्रीन का, आइसोब्यूटिन का, आइसोप्रोपेन का, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी सी राइट आंसर बता दीजिए। जी हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस वाला एग्जाम अभी चल रहे हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे के सारे। और आर्मी अग्निवीर में भी पूछे गए क्वेश्चन है। जी हाँ, इनका सबका लेवल एक ही है, एसएससी एमटीएस आर्मी और सीआरपीएफ, उनका लगभग यही लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, चाहे दिल्ली पुलिस हो। और अपना जो दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है शाम को 6 बजे साइंस की क्लास, 8 बजे मैथ्स की क्लास, उससे जुड़ना ना भूलें। जी हाँ, और दूसरी बात, एक बार फिर से आपको धन्यवाद, जो अपना कल अर्धशतक कंप्लीट हो चुका था अपना ब्रह्मास्त्र सीरीज का, उसके लिए एक बार आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप धन्यवाद के पात्र हो, आपका स्नेह प्यार यूं ही बना रहे। जी हाँ, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। किसका है? आइसोप्रीन का
प्राकृतिक रबर बहुलक है। ठीक है जी गुरु जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है, कि बेवकूफों का जो सोना है वह किसे कहा जाता है। डोलेमाइट, सिनेबार, पाइराइट्स या इनमें से कोई नहीं। साहब दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि बेवकूफों का सोना। ठीक है हाँ, वैसे दुनिया में सभी एक दूसरे को बेवकूफ ही मानते हैं। जी हाँ, जो बेवकूफ किसी को मानता है मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेवकूफ वही होता है। जी हाँ, बेवकूफ को सोना, बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, पाइराइट्स को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। ठीक है, डोलेमाइट क्या है, यह मैग्नीशियम का एस्क है। किसका है गुरुजी, मैग्नीशियम का। डोलेमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। डोलेमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है जी गुरुजी। ठीक है, सिनेबार, सिनेबार किसका अयस्क है, एचजीएस। सिनेबार है जो एचजीएस पारे का अयस्क है। ठीक है, किसका अयस्क है, पारे का अयस्क है गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी। और पायरेट्स जिनको बेवकूफों का सोना कहा जाता है। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है। साहब दीजिए कमेंट सेक्शन में राइट आंसर जल्दी से। जी हाँ, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या इनमें से कोई नहीं। साहब दीजिए कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी हाँ, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। साहब दीजिए एक बार, सबका आंसर आना चाहिए। जी बिल्कुल, सिल्वर आयोडाइड। जी हाँ, सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है जी की। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें किया जाता है बच्चे, फोटोग्राफी में। किसमें किया जाता है गुरुजी, फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोज का सभी को शौक होगा, तो ये क्वेश्चन वैसे मत भूल कि सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में किया जाता है। इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है जी गुरुजी। सिल्वर क्लोराइड का ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड तो पारा विषाक्तता के लिए। किसके लिए, पारा विषाक्तता के लिए। पारा विषाक्तता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, सिल्वर क्लोराइड का। और सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, जो ठंडे अयस्क के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि भारत में हाल ही में स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन कहां हुआ। हैदराबाद, कलकत्ता, बंबई या चेन्नई। साहब दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। भारत में हाल ही में स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन कहां हुआ था। हैदराबाद, कलकत्ता, बंबई या चेन्नई। साहब दीजिए कमेंट सेक्शन में राइट आंसर जल्दी से। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, चेन्नई में। कहां पे किया गया था, चेन्नई में। भारत में हाल ही में स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन किया गया है। ठीक है जी गुरु जी। अगली और क्वेश्चन की चलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। हाल ही में आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहा अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला। बहुत बार पूछा जाने वाला ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा जाता है। तो जो करंट के क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहा अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला। नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मिजोरम या आंध्र प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण, जी हाँ बिल्कुल। साथ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल, जी बच्चे बिल्कुल। नागालैंड में हाल ही में आरबीआई ने पूर्वोत्तर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ट्विटर पर 2.5 लाख फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जी हाँ, मजेदार क्वेश्चन। जी हाँ, चुटकियों में याद होने वाला कि अशोक गहलोत
योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हां, कौन से सीएम है जिनके ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं? ठीक है, जो पहले मुख्यमंत्री है। जी हां, बुलडोजर, बिल्कुल बिल्कुल बुलडोजर चलने वाला। जी हां, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, यूपी उत्तर प्रदेश। गुंडे राज को खत्म करने वाले प्रथम सीएम। ठीक है जी गुरुजी, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है। ठीक है जी हां, अशोक गहलोत जो राजस्थान के सीएम। ठीक है, कहां के हैं? राजस्थान के सीएम। जी गुरुजी ठीक है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम। कहां के? दिल्ली के सीएम, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान है जो पंजाब के, कहां के? पंजाब के सीएम है। आम आदमी पार्टी, कौन सी पार्टी से रिलेटेड है? यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा सीएम किस पार्टी से है, तो आप या आम आदमी? आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी। और दिल्ली के सीएम है वो भी आम आदमी पार्टी से। ठीक है जी गुरु जी। उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ है वह बीजेपी से। और अशोक गहलोत है जो राजस्थान से, वो है कांग्रेस से। ठीक है जी गुरु जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आगरा अहमदाबाद को जोड़ने वाला नाल कौन सा है? आगरा अहमदाबाद को जोड़ने वाला जो नाल है वह कौन सा है? अति महत्वपूर्ण। जी हां, साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में कि सोमेश्वर दर्रा है, हाथीनाल दर्रा है, बर दर्रा है या शिवपुरा घाट दर्रा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। छाप लीजिए इसको एक बार, रब कॉपी पेन में उतार लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन। आगरा का अहमदाबाद की, आगरा अहमदाबाद को जोड़ने वाला नाल कौन सा है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, आगरा अहमदाबाद मार्ग को जोड़ने वाला नाल। जी हां बिल्कुल, बरदर्रा। कौन सा है? बरदर्रा है, जो कहां पर स्थित है? अजमेर और पाली के मध्य। अजमेर व पाली के मध्य। ठीक है, रफ कॉपी में उतार लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हां, बात आती है सोमेश्वर दर्रा। ठीक है, सोमेश्वर की नाल या सोमेश्वर दर्रा जो कहां पर है? राजसमंद में। कहां पे? राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में स्थित है। ठीक है जी गुरु जी, बात करते हैं हाथीनाल दर्रा, यह कहां पर स्थित है? हाथीनाल दर्रा बहुत बार पूछा जाता है, हाथीनाल दर्रा कहां पर स्थित है? जी गुरु जी बिल्कुल बिल्कुल, उदयपुर में स्थित है। कहां पर है? उदयपुर में स्थित है हाथीनाल दर्रा। ठीक है जी गुरु जी, आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन आपके लिए। जी हां, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कि अरावली की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? शेर, गुरु शिखर, दिलवाड़ा या जरगा? बहुत बार पूछा जाता है अरावली से रिलेटेड भी क्वेश्चन। जी हां, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, शेर, गुरु शिखर, दिलवाड़ा या जरगा? जी हां बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, दूसरी कौन सी है? शेर। कौन सी है? शेर है जो दूसरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर। ठीक है, सबसे एक नंबर पे कौन सी है? वह है गुरु शिखर। कितनी है? कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी हाइट कितनी है? 1722। कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है जी गुरु जी, 3 नंबर पे कौन सी है? दिलवाड़ा। कौन सी है? 3 नंबर पे है दिलवाड़ा, जिसकी हाइट कितनी है? जी साहब जी एक बार देखते हैं सबसे पहले इसका कौन बताता है? जी बिल्कुल 1442। जी हां, 1442 मीटर। ठीक है,
इसका राइट आंसर। जी हाँ, कहीं कहीं पे आपको ये 1722 की जगह 1727 भी दिखाई देगा जी, क्योंकि जो ऊपर की तरफ जो घुमंडी टाइप सी बनी हुई है उसको काउंट किया जाए तो 1727 होगी, अगर उसको काउंट नहीं किया जाए तो 1722 मीटर होगी। ठीक है जी गुरु जी। 4 नंबर पे होती है जरगा। ठीक है, 1 नंबर पे कौन सी है? गुरु शिखर, 2 नंबर पे शेर, 3 नंबर पे दिलवाड़ा, 4 नंबर पे जरगा। तो जरगा की जो हाइट है वो कितनी है ये भी छाप दीजिए, ये है 1431 मीटर। कौन कितनी है? 1431 मीटर। ठीक है जी गुरु जी। जरगा है वो है कहां स्थित है? ये सबसे अलग है। जरगा है जो कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में है गुरु जी। कहां पे है? उदयपुर में। ठीक है, दिलवाड़ा कहां है? सिरोही में। ठीक है, गुरु शिखर भी सिरोही में, माउंट आबू सिरोही। ठीक है, और शेर भी सिरोही में। शुरू टॉप की 3 अरावली पर्वतमाला की जो चोटियां हैं वह कहां पे है? सिरोही में। ठीक है जी गुरु जी। और चौथी 4 नंबर की जरगा है वह कहां है? उदयपुर में। ठीक है, एक बार वापस सुन लीजिए, उतार लीजिए साथ में कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, ठीक है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। अगर उसकी ऊपरी घुमंडी को जोड़ा जाए, अगर कहीं आपको 1727 दिखा जाए तो उसको घुमंडी में काउंट किया है तो 1727, अन्यथा 1722 ही वहां पे होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, शेर है जो दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, जिसकी हाइट है 1597 मीटर। ठीक है, जो सिरोही में स्थित है। और गुरु शिखर भी सिरोही में स्थित है, माउंट आबू। ठीक है, 3 नंबर पे है दिलवाड़ा जो 1442 मीटर जिसकी हाइट है और सिरोही में स्थित है। ठीक है जी गुरु जी। 4 नंबर की है जो जरगा है जो 1431 मीटर हाइट है जिसकी, और जो उदयपुर में स्थित है। ठीक है जी गुरु जी। जी हाँ, आज के सेशन से आपको आपके बीच से यहीं से इजाजत चाहते हैं और आशा करते हैं आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हुई है आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से। एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक अपना जीत बेच से नहीं जुड़े हैं वो जीत बेच से अवश्य जुड़ जाए, जिसके कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, वो आपके लिए रामबाण की तरह साबित होगी, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हो, चाहे एमटीएस के लिए हो, चाहे आने वाले सभी कोई सा एग्जाम हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, पटवारी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, जल्द ही वो भी वैकेंसी आने वाली है, तो जुड़ जाइए, क्योंकि जनवरी में आपके जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले पहले आपके लगभग सारी वैकेंसी एक बार आ जाएगी, एग्जाम सबके हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि फिर वापस सरकार बनेगी तो 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। ये मौका आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है, इस मौके को वापस जाने ना दे, इस मौके को आपको भुनाना है। जी हाँ, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, तो कोशिश जारी रखे, आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती। हमें हारना नहीं है जब तक मंजिल तक ना पहुंचे। ठीक है जी गुरु जी। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।